स्वयं रूस को चुकानी होगी हमले की भारी कीमत। यूक्रेन के लवीव में 6 क्रूज मिसाइलों से रूस का हमला, 2 क्रूज मिसाइल को एंटी एयरक्राफ्ट गन से तबाह किया। एयरक्राफ्ट रिपेयर प्लांट को जबरदस्त नुकसान पहुंचा। रूसी सेना पर यूक्रेन का बड़ा पलटवार, यूक्रेन ने .2 मिसाइल से किया हमला। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया एयर पेट्रोलिंग का वीडियो। रूस के लड़ाकू हेलीकॉप्टर यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को बनाते नजर आए टारगेट। राजधानी कीव में रूसी हमले के बाद चारों तरफ बर्बादी का मंजर, हजारों रिहायशी बिल्डिंग तबाह। 23वें दिन यूक्रेन रूस के बीच भीषण जंग जारी। यूक्रेन के कई इलाकों में दोनों देश की फौज आमने सामने भिड़ती नजर आ रही है, एक दूसरे पर गोलियां बरसाई जा रही हैं। यूक्रेन के क्रामाटोर्स्क में रूस ने सिक्योरिटी बिल्डिंग में दागी मिसाइल, पर भल में ही पूरी इमारत जमींदोज हो गई। यूक्रेन के खार्किव में रूस का भीषण अटैक, स्मर्श मिसाइल से ताबड़तोड़ फायरिंग, यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। रूस के एयर स्ट्राइक का वीडियो सामने आया। यूक्रेन के सैन्य वाहनों और वेयर हाउस पर जोरदार अटैक, रूस के रक्षा मंत्रालय ने वीडियो जारी किया। राजधानी कीव पर कब्जे के रशियन आर्मी की जबरदस्त बमबारी, सैकड़ों इमारतें तबाह हुई। रूसी सैनिकों ने कीव को चौतरफा घेरा। मेलिटोपोल में रात भर रूस की ताबड़तोड़ स्ट्राइक, कई इलाकों में लगी भीषण आग, सैकड़ों बिल्डिंग पूरी तरह से खाक। ज़ापोरिज़िया प्रांत के नरगोदार में भी भीषण तबाही। नरगोदार में रूस ने रात भर दागी मिसाइलें, कैमरे में कैद हुई तबाही की तस्वीरें। यूक्रेन फतह के लिए रूस ने तेज किया ऑपरेशन। बेलगोरेड रीजन में खार्किव की तरफ जाते देखा गया रूसी टैंकों का बड़ा काफिला। रूस के एयर स्ट्राइक का नया वीडियो सामने आया है। लड़ाकू हेलीकॉप्टर से यूक्रेन के ठिकानों पर रूस की तरफ से ताबड़तोड़ अटैक किया गया। यूक्रेन के खैरसोन इलाके से निकोलेव शहर की ओर दागी गई सबसे विध्वंसक मिसाइल, बादलों को चीरते हुए मिसाइल्स ने अपने टारगेट को तबाह किया। रूस पर यूक्रेन का जोरदार काउंटर अटैक, स्टुगना मिसाइल से रूस के सैन्य ठिकानों पर बोला हमला, रूसी आर्मी को भारी नुकसान। यूक्रेन के ज़्यूम शहर पर रूस का भीषण हमला, बमबारी के चलते चारों ओर मची तबाही, आग में जलकर सब कुछ खाक हो गया। यूक्रेन के खार्कोव में रूसी सेना सुपर हैवी कैलिबर आर्टिलरी का इस्तेमाल कर रही है। यूक्रेन की सेना पर रॉकेट्स और ड्रोन से अटैक किया। यूक्रेन के खिलाफ पुतिन की बहुत बड़ी साजिश, यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ेंगे 40,000 सीरियाई लड़ाके। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद ने पुतिन को वादा किया। कीव के जंगलों में रूसी टैंक्स पर यूक्रेन का अटैक, यूक्रेनी सेना ड्रोन से निशाना बना रही। कीव पर कब्जे के लिए जंगल के रास्ते आगे बढ़ रही है रूसी फौज। रूस यूक्रेन जंग के बीच कल भारत आ रहे हैं जापान के पीएम। यूक्रेन संकट से दोनों देशों पर पड़ रहे असर को लेकर पीएम मोदी के साथ करेंगे चर्चा। पोलैंड में एयर डिफेंस सिस्टम तैनात करेगा ब्रिटेन, 100 ब्रिटिश सैनिकों की भी होगी तैनाती। पोलैंड सरकार ने की थी ब्रिटेन से एयर डिफेंस सिस्टम की मांग। बेलारूस को लेकर यूक्रेन के अधिकारी का बड़ा दावा, रूस बेलारूस के इंफ्रास्ट्रक्चर और जमीन का कर रहा है इस्तेमाल। बेलारूस की सेना को भी युद्ध में उतार सकता है रूस। यूक्रेन के मिलिट्री काफिले पर रूस की बमबारी हुई है। इस अहम खबर के साथ आज के 6 बजे के इस शो की शुरुआत करते हैं। ये बमबारी पिन पॉइंटेड की गई है, प्रिसिशन बमबारी की गई है। मिसाइल सिस्टम, वो मिसाइल सिस्टम जो प्रिसिशन के साथ टारगेट को हिट करता है,
रूसी सेना ने अटैक किया है। हाईटेक मिसाइल सिस्टम से रूस की एयर स्ट्राइक हुई है। यह अहम खबर इस वक्त की। यूक्रेन के मिलिट्री काफिले पर रूस की बमबारी। एक और बिल्टअप एरिया निशाने पर। पिन पॉइंटेड मिसाइल सिस्टम से रूसी सेना का अटैक। एक प्रिसिशन बमबारी होती है, प्रिसिशन मिसाइल टारगेट को हिट करती है और अगर उसी को और ज्यादा प्रिसिशन के साथ, एकदम पिन पॉइंटेड प्रिसिशन के साथ हमला करने वाली मिसाइलों का जिक्र हो तो उसमें इस मिसाइल का नाम आता है। और आप देखें कैसे यूक्रेन के इस फौजी काफिले को निशाना बनाया गया है। यहां जहां पर आपको आर्मर्ड व्हीकल्स आगे की तरफ मूव करते हुए नजर आ रहे हैं, वहां पर देखिए किस तरीके से ये प्रिसिशन मिसाइल अपने टारगेट को हिट करती है। जोरदार धमाका होता है और आसपास फिर आग और धुआं ही नजर आता है। और इस तरीके से रूस ने प्रिसिशन मिसाइल के जरिए हमला बोला है यूक्रेन के फौजी दस्ते पर। यूक्रेन के लवीव में 6 क्रूज मिसाइलों से रूस का हमला। यह अहम खबर देखिए। 2 क्रूज मिसाइलों को एंटी एयरक्राफ्ट गन से नष्ट किया गया। रूस के निशाने पर था लवीव का एयरक्राफ्ट रिपेयर प्लांट। लवीव पर हमले का मतलब यूक्रेन की सप्लाई लाइन को तोड़ना, क्योंकि आप जानते हैं लवीव यूक्रेन की पोलैंड के साथ लगने वाली सीमा पर स्थित है और यहां से क्योंकि सप्लाईज लगातार पहुंचाई जा रही हैं, यूक्रेन की मदद के लिए वेस्टर्न फोर्सेस जो सप्लाईज भेज रही हैं, जो इक्विपमेंट्स भेज रही हैं, जो वेपन्स भेज रहे हैं, क्योंकि इस जगह से होते हुए यूक्रेन में अंदर पहुंच रहे हैं, लिहाजा यहां पर क्रूज मिसाइलें दागी गई हैं रूस की तरफ से। उनमें से कुछ को तो हवा में नष्ट करने में कामयाबी मिली, लेकिन बाकियों ने अपने टारगेट को हिट किया और उसके बाद लवीव के ऊपर आसमान पर धुएं का ये गुबार। और तीसरी अहम खबर आपके सामने। रूस के हमले पर अमेरिकी सेना का बहुत बड़ा दावा। कीव पर एटमी हमला कर सकता है रूस। अमेरिका नए परमाणु हथियार बना रहा है। रूस ने कहा अमेरिका एटमी हथियारों से पश्चिम को बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। रूस ने यह भी कहा नए परमाणु हथियार डेवलप कर रहा है अमेरिका। हालांकि परमाणु हथियारों के नंबर्स के मामले में आपको मालूम है रूस अमेरिका से आगे है, और लेकिन इस वक्त अमेरिका की तरफ रूस ने उंगली उठाई और यह कहा है कि नए एटॉमिक वेपन्स डेवलप किए जा रहे हैं अमेरिका की तरफ से और ये बड़े पैमाने पर तबाही मचाने वाले वेपन्स हैं। कीव पर क्या अब फाइनल असॉल्ट की तैयारी? क्या ये फाइनल असॉल्ट उस किस्म का होगा जो दुनिया ने इसके पहले सिर्फ एक बार देखा है, जब अमेरिका ने जापान के शहरों को निशाना बताया था परमाणु बम के जरिए? क्या कीव पर अब एटम बॉम्ब गिराए जाने की तैयारी है? ये इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत अहम है। क्या कीव पर एटम बॉम्ब गिराएंगे पुतिन? अमेरिकी सेना का दावा है, पेंटागन की ये खुफिया रिपोर्ट है जिसके हवाले से यह दावा किया जा रहा है कि कीव पर कब्जे को लेकर पुतिन अब बौखला गए हैं। उनको यह अंदाजा नहीं था कि लड़ाई इतने दिन खिंच जाएगी। 23 दिन बाद भी रूस के हाथ खाली हैं। कीव पर कब्जे को लेकर पुतिन बौखलाए हुए इसलिए हैं क्योंकि जंग के अब लगभग 2 दर्जन दिन गुजर गए हैं और उसके बाद भी रूस के हाथ कीव के लिहाज से खाली हैं। बौखलाहट में कीव पर पुतिन परमाणु अटैक कर सकते हैं। जंग के बीच रूस नया परमाणु हथियार भी बना रहा है। रूस ने कहा था यूक्रेन महाविनाशक हथियार हासिल करना चाहता है, इसी को आधार बनाकर कीव पर एटम बॉम्ब गिरा सकते हैं पुतिन। इस बात को आधार बनाकर ये अंदेशा सरासर निराधार भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अक्सर लोग इस बात को हंसी में उड़ा देते हैं कि हमने देखा है कि अफगानिस्तान के मामले में कितनी इंटेलिजेंस, कितना उनका इंटेल करेक्ट रहा और कितने बार उन्होंने अपने इंटेल पर काम किया। लेकिन इस बार ये इंटेलिजेंस पेंटागन का इसलिए महत्वपूर्ण लग रहा है क्योंकि आपको मालूम है पहले भी इसी तरीके से मिलिट्री ऑपरेशन के नाम पर, वो भी केवल डोनबास एरिया में मिलिट्री ऑपरेशन के नाम पर यूक्रेन में फौजें भेजी गईं और अब यह कहा जा रहा है कि कीव पर बौखलाहट में एटमी हमला हो सकता है। क्या इस बात में दम है या ये कोरा अंदाजा है या ये साइऑप्स हैं? क्या ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा है? अचल मल्होत्रा, पूर्व राजदूत, हमारे साथ आज के इस शो में चर्चा में जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। मेजर जनरल एसपी सिन्हा हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा हैं, बहुत स्वागत करता हूं सर आपका। संजय भारद्वाज, इंटरनेशनल अफेयर्स के एक्सपर्ट, हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा हो रहे हैं। गुड इवनिंग सर, वेलकम। आप तीनों का बहुत स्वागत। लेकिन सबसे पहले, क्या कीव पर एटमी हमला हो सकता है? ये बहुत दूर की कौड़ी है क्या, या इस समय ये अंदेशा उन अंदेशों में से है जिसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है? क्या दिखता है आपको
आंचल मल्होत्रा सर। दिनेश जी देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि 23 दिन हो गए और शायद रशिया का जो ऑब्जेक्टिव था वो अभी पूरा नहीं हुआ, वो कीव पे नहीं कर पाए हैं। तो मैं इसे डिफेंस स्ट्रेटेजिक पॉइंट से तो एनालाइज नहीं कर सकता। हाँ, दिन जरूर लग रहे हैं, लेकिन रशिया पे भी कोई ऐसा दबाव नहीं है कि कीव को कैप्चर करने के लिए वो इस एक्सटेंट पे चले जाए कि वो वहाँ कोई परमाणु बम का इस्तेमाल करे, क्योंकि रशिया डेफिनेटली डेस्परेट सिचुएशन में नहीं है। अभी भी वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में है। उसने ईस्ट यूक्रेन में काफी हद तक कब्जा कर लिया है। और यूक्रेन की सेनाएं जो हैं वो अभी भी डिफेंसिव पे हैं, ऑफेंसिव पे नहीं है। आपकी इस बात को लेकर मैं आगे जाना चाहता हूं, बल्कि दोहरा देना चाहता हूं अपने दर्शकों के लिए कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, इससे इनकार तो नहीं किया जा सकता। अभी सिचुएशन ऐसी है और वॉर में कुछ भी कभी भी जायज भी है, लेकिन अभी लगता नहीं है कि रूस इतना डेस्परेट हो गया है कि वो एटमी हमले का अब सहारा लेगा। लेकिन क्या ये बात आपको भी जनरल सिन्हा दिखाई देती है, खासतौर से तब? अब इसमें दो संभावनाएं सर। कई लोग तो इस बात को लेकर आश्चर्यचकित भी हैं कि रूस जैसे माइट एंड स्ट्रेंथ के सामने कीव इतने दिनों तक बचा कैसे? क्या रूस ये चाहता था इसलिए ऐसा हो रहा है, या रूस के चाहे बगैर इतना तगड़ा रेजिस्टेंस मिला है और अब बौखलाहट है और डेस्परेशन? उधर सैंक्शंस की वजह से घर में जो विरोध चल रहा है वो भी इस सब के चलते पुतिन बौखलाहट में इस तरह का कदम उठा सकते हैं? मुझे 2.5 मिनट का टाइम दीजिएगा। मैं कुछ ऐसे बिंदुओं पर टिप्पणी करने जा रहा हूं जो आज तक किसी टीवी चैनल पे कवर नहीं किया गया है। प्लीज प्लीज। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि महाभारत में कोट करना चाहता हूं कि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग तब किया था जब उसको मौत सामने नजर आ रही थी और पूरे पांडव उसको घेर लिए थे। तो क्या ब्रह्मास्त्र का, एटम बॉम्ब का इस्तेमाल रूस करेगा? क्या वो मौत के कागार पे है? नहीं, समय उसके पक्ष में है। हाँ, जिस तेज गति से उसने सोचा था उसका कारण मैं बताता हूं कि उसको सफलता क्यों नहीं मिली है। देखिए, लड़ाई खाली ऑपरेशंस ऑफ फायरिंग और इक्विपमेंट इस्तेमाल करने का खेल नहीं है। वो है लॉजिस्टिक, बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। आप समझिए कि रूस की पूरी सप्लाई जो लाइन थी वो रेल बेस्ड थी, और रेल बेस थे, और वहां से रेल बेस से वो लोग टेम्पररी पाइपलाइन डालता है सप्लाई करने के लिए फ्यूल वगैरह वगैरह। क्या रूस ने यूक्रेन के पूरे रेल सिस्टम पे कब्जा किया? नहीं। जो इंपॉर्टेंट शहर हैं, आप खार्किव की बात कीजिए, सुमी की बात कीजिए, चेर्निहिव की बात कीजिए, खरसन की बात कीजिए, माइकोलेव की बात कीजिए, जपोरोजिया की बात कीजिए, जब तक ये सब शहर, जो पहला 3 शहर मैंने बोला, खार्किव, सुमी और चेर्निहिव, ये नॉर्थ में है, बाकी सब साउथ में है। जब तक ये 6 शहर उसके गिरफ्त में नहीं आते हैं तो सप्लाई लाइन सुरक्षित नहीं है। अब होता क्या है, देखिए, जो आपको समझना चाहिए कि लड़ाई को जो ट्रूप्स, फॉरवर्ड ट्रूप्स हैं, उनको सप्लाई कैसे किया जाता है। लॉजिस्टिक एरियाज होते हैं, जैसे हम लोग आर्मी में, इंडियन आर्मी करते हैं डीए में, डिविजनल मेंटेनेंस एरिया, सीए में कोर मेंटेनेंस एरिया, ए में आर्मी मेंटेनेंस एरिया। इसमें सब लॉजिस्टिक के एशलॉन्स होते हैं, एएचसी के होते हैं कंपोनेंट, ऑर्डिनेंस के कंपोनेंट होते हैं। तो ये सप्लाई डिपो की जो क्षमता है रशियन ट्रूप्स को, रशियन ट्रूप्स सप्लाई डिपो से 90 माइल दूर जा सकता है, लेकिन यहाँ तो स्थिति 180 माइल की है। तो ये ब्रेक जो हो रहा है, तो पर फोर्स रूस, 1 मिनट और दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात बोल रहा हूँ। सिन्हा सर, क्या मैं ये इल्तिजा आपसे कर सकता हूं कि आप इसको टुकड़ों में कह दीजिए अपनी बात को? मैं दोबारा आपके पास लौटता हूं, लेकिन आपने बहुत महत्वपूर्ण बात शुरू में कही है। क्या ये अश्वत्थामा वाली स्थिति बन रही है? और क्या ये पेंटागन की जो रिपोर्ट है, क्या ये वैसी ही है कि अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो? क्या ये कंफ्यूजन फैलाने की स्थिति बनाई जा रही है जानबूझकर अमेरिका की तरफ से? संजय भारद्वाज, क्विक कमेंट आपका सर। बिल्कुल दिनेश जी, एकदम सही बात है। मुझे नहीं लगता कि रूस बौखला रहा है, यहाँ पर अमेरिका बौखला रहा है। अमेरिका जिस तरीके का इंफॉर्मेशन वॉरफेयर क्रिएट कर रहा है, और जो हालात के पुतिन को आप कॉन्स्टेंटली देखिए कि मुझे लगता है बाइडेन पुतिन को एक तरीके से एनकरेज कर रहा है और इरिटेट कर रहे हैं, और ये काम करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। जिस तरीके से आप देखिए पोलैंड में अपने ट्रूप्स भेज रहे हैं, जिस तरीके वेपन सप्लाई हो रही है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर हो रहा है। सबसे बड़ा उदाहरण देखिए कि बाइडेन ने चाइना से कहा, चाइना को एक तरीके से थ्रेट किया जा रहा है कि आप इसके कॉन्सिक्वेंसेस को देख लीजिए। जो चाइना, आप तीनों का ये एनालिसिस बहुत महत्वपूर्ण है कि अमेरिका की तरफ से ये बात जानबूझकर कही जा रही है, और अगर उस परिदृश्य में देखें कि अमेरिका की तरफ से, बाइडेन की तरफ से पुतिन को लेकर किन विशेषणों का उपयोग इन दिनों किया गया है, तो आपको और स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन एक अगली खबर बताता हूं और उसके बाद आप इस चर्चा के अगले पड़ाव की तरफ चलेंगे। यूक्रेन को सैन्य मदद पर रूस की पश्चिमी देशों को डायरेक्ट धमकी।
रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा, सैन्य मदद देने वालों पर स्ट्राइक कर सकता है रूस। यूक्रेन को घातक हथियार पहुंचा रहे हैं कई पश्चिमी देश। तो इसका मायना क्या है? क्या इसका मायना यह है कि जर्मनी की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, ब्रिटेन की तरफ से, खासतौर से पोलैंड की तरफ से जो सप्लाईज पहुंचाई गई हैं, जो वेपन्स पहुंचाए गए हैं यूक्रेन तक, इन सभी देशों को यह सीधी धमकी है क्या? और वर्ल्ड वॉर शुरू होने की तरफ का एक संकेत है क्या? क्योंकि वेस्टर्न फोर्सेस बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं डालेंगी, ये बात तो ठीक है, अभी तक ये दिखाई दे रहा है, लेकिन अपनी मदद बंद कर देंगी ये तो दिखाई नहीं दे रहा है। और अगर ऐसा है तो क्या आने वाले दिनों में रूस की तरफ से इन वेस्टर्न फोर्सेस के किसी भी देश के ऊपर हम हमला होते देखते हैं क्या? और फिर बात यहां से बेकाबू हो जाएगी क्या? अचल मल्होत्रा सर, एक क्विक कमेंट सर। नहीं, बिल्कुल दिनेश, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर रशिया ने यूक्रेन के पेरिफेरी से बाहर जाकर अटैक किया, खासतौर से अगर वो नेटो मेंबर कंट्री है, तो फिर जाहिर है कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ही खराब हो सकते हैं, क्योंकि उस हालात में नेटो ऑब्लाइज्ड है। नेटो मेंबरशिप की एक सबसे बड़ी बात यह है कि उसके किसी भी एक मेंबर पे अटैक होता है तो ये कलेक्टिव सिक्योरिटी के अंतर्गत सबको एक साथ आके जो भी अग्रेसर है उसके खिलाफ लड़ाई लड़नी होती है। लेकिन क्या रशिया ऐसा करेगा? मुझे लगता है जैसा भी ये जो पहले दौर में हमने चर्चा में निष्कर्ष निकाला कि ये कोरी एक तरीके से इंटेलिजेंस के नाम पर साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। जनरल सिन्हा, ये इस बार क्या सर्गेई लावरोव गंभीर हैं या उन्होंने एक तरीके से ताकीद की है लेकिन इसमें आगे कार्रवाई नहीं होगी? देखिए, मेरी पुरानी बात जो मैं पहले कर रहा था 2-3 मिनट पहले, मुझे कंप्लीट करने जो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। एक लाइन में बोलूंगा कि रूस जिस तेज गति से दुनिया सोच रही थी रूस कैप्चर कर लेगा, उसका मुख्य कारण है लॉजिस्टिक सप्लाई लाइन फेलियर। और लॉजिस्टिक, देखिए, खाली पेट फौज नहीं लड़ती है, उसको राशन चाहिए, एम्यूनिशन चाहिए, रॉकेट लॉन्चर का रिप्लेसमेंट चाहिए, कैजुअलिटी इवैक्यूएशन का सिस्टम चाहिए। वो क्या रहा है कि रूस ने करीब 3 से 4 ब्रिगेड डिप्लॉय किया है, 1.5 लाख ट्रूप्स डिप्लॉय किया है। एक ब्रिगेड में स्ट्रेंथ होता है 3000 से 5000, 400 गाड़ी चाहिए एक ब्रिगेड में। वो गाड़ी जब नॉर्थ ऑफ कीव आ रहे हैं तो 2 फैक्टर हैं। एक तो वो ट्रक्स में लोड किया गया है, रशियन आर्मी ट्रक से सप्लाई लाइन के लिए प्रिपेयर्ड नहीं थी, ठीक है, वो ये टेम्पररी अरेंजमेंट किए हैं, तो दे आर रनिंग आउट ऑफ ट्रक की आज तक उन्हें वो जरूरत नहीं पड़ी। ये वाकई महत्वपूर्ण एंगल है सर, कि जब ये लोग ये सोचते हैं कि रूस जैसा माइट और स्ट्रेंथ के बावजूद ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो सप्लाई लाइंस की तरफ शायद उनका ध्यान हट जाता है। एक अहम खबर बताने के बाद मैं आपके पास दोबारा आता हूं सर। डोनेट्स्क के करामातोर्स्क में रूस का जबरदस्त अटैक। रूसी सेना ने SBU बिल्डिंग पर की बमबारी। करामातोर्स्क में चल रही रूस यूक्रेन आर्मी के बीच में भीषण जंग। ये उन तमाम जगहों में से एक जहां खास तौर से यूक्रेन और रूस के बीच का संघर्ष और ज्यादा उबाल में दिखाई दे रहा है। करामातोर्स्क, यहां रूस और यूक्रेन की आर्मी में सीधी भिड़ंत चल रही है और यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बिल्डिंग पर हमला बोला गया है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। लाल दायरे में ये इमारत आपको दूर से ली गई इन तस्वीरों में, और वो इमारत बेशक दिखाई ना दे, लेकिन धुएं का ये गुबार बता रहा है कि वो इमारत किस जगह पर है। यहां भीषण हमला, रूस और यूक्रेन के फौजों के बीच में सीधी भिड़ंत, ये कुछ करीब से ली गई, कदरन करीब से ली गई तस्वीरें यहां आपको दिखाई दे रही हैं। लेकिन मेरा वो सवाल अभी अनुत्तरित है जनरल सिन्हा, उसमें आपका कमेंट में जरूर चाहता हूं। सर्गेई लावरोव गंभीर हैं, हमला बोल सकते हैं उन देशों पर जो मदद दे रहे हैं यूक्रेन को, या ऐसा नहीं होगा? मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। यदि वो किसी भी नाटो कंट्री के देश पे अटैक करता है रूस, तो ये 3rd वर्ल्ड वॉर की घोषणा है, फिर ये बहुत भयंकर रूप ले लेगा। क्योंकि आर्टिकल 5 नाटो का बहुत साफ शब्दों में कहता है कि 30 देशों में किसी एक देश पे अटैक हुआ तो वो माना जाएगा कि सभी देशों पे अटैक है। तो रूस इतना बड़ा गैम्बल नहीं करेगा, इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगा। मैं फिर अपने पुराने बिंदु पे आता हूं कि जब, यदि आपने सुना होगा कुछ दिन पहले कि 64 किलोमीटर कॉन्वॉय चल रहा था, वो कहां है कॉन्वॉय? रूस के यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा है और लोगों को और सिविलियंस को, सेना को भी कहा है कि जितने कॉन्वॉयज आ रहे हैं, डिस्ट्रॉय या डिटेन, या तो बर्बाद कर दो या उनको रोको। दोनों परिस्थिति में क्या हो रहा है कि रोड जैम हो रहा है। आप सोचिए, जब रोड जैम होगा तो जो पीछे से गाड़ियां आ रही है वो तो फंस रही है। अच्छा, वो साइड में रोड के जा नहीं सकती, क्योंकि 2 चीजें हैं। जो गलती नेपोलियन ने 1812 में किया, हिटलर ने रूस के अटैक करते समय किया, जब रूस विड्रॉ कर रहा था उसमें रूस ने भी गलती की, वही गलती अभी फिर रूस कर रहा है। उसको बोलते हैं राजपुतित्सा। यूक्रेन शब्दों में राजपुतित्सा का मतलब है जनरल मड, जनरल कीचड़। वो मड
बर्फ यूक्रेन में साल में 2 बार बर्फ गिरता है और मडी कंडीशंस ऐसे हो जाते हैं, कीचड़ कीचड़ हो जाता है, जहां मोबिलिटी, गाड़ियों की मोबिलिटी बुरी तरह से प्रभावित होती है। तो ये जो जनरल मड और जनरल कीचड़ पुतिन के एडवांस को रोक रहा है, वही नहीं, जो कीव के जो दक्षिणी दिशा जो पास है उसमें मडी फील्ड्स हैं और प्रियपथ मार्चेस हैं। बहुत महत्वपूर्ण एनालिसिस सर। ये कीचड़ और बर्फ रोक रहे हैं रास्ते, पहिए आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। 64 किलोमीटर का अगर वो दस्ता निकला था तो गया कहां, उसका जवाब जनरल सिन्हा ने आपको दे दिया। एक अहम खबर बताता हूं, आप लोगों के पास वापस लौटता हूं। रूस यूक्रेन जंग पर बहुत बड़ी खबर है, ये जल्द हो सकती है पुतिन जेलेंस्की की मीटिंग। शांति समझौते की शर्तें फाइनल होने के बाद मुलाकात संभव। अब यहां पर क्या उम्मीद की कोई लौ झिलमिलाती है, या ये असल में अभी बहुत दूर की कौड़ी है और इससे पहले की बातचीतों का जो हश्र हुआ है वही हश्र यहां होने वाला है, लेकिन यहां टॉप मीटिंग होने वाली है। ये ना इधर उसके बाद कोई है ना उधर उसके बाद कोई डिसीजन मेकिंग में है। तो क्या ये मुलाकात होगी, नंबर 1। नंबर 2, ये मुलाकात होगी तो क्या समझौते की शर्तें फाइनल हो गई हैं क्या, और अगर ये फाइनल हो गई हैं तो दोनों तरफ से उसमें दस्तखत किए जाएंगे क्या, क्योंकि जेलेंस्की की तरफ से ये दोनों ही तरह की बातें दिखाई देती रही है। एक तरफ जहां ये दिखाई देता रहा है कि वो इसको लेकर निश्चित रूप से इंटरेस्टेड हैं और नेटो की तरफ से वो दूरी बनाने का मन बना चुके हैं, वहीं बीच में उनकी तरफ से ये बयान भी आया कि हम किसी पर बात नहीं करेंगे, डोनबास पर बात नहीं होगी, क्रिमिया पर बात नहीं होगी, और इधर तो कोई बात होने का सवाल ही नहीं है। क्या एक डगमगाए हुए माइंडसेट में है अभी जेलेंस्की, इसलिए बातचीत होगी भी तो उसका कुछ हासिल नहीं होगा, या ये बातचीत असल में होने ही वाली नहीं है? आइए जरा समझते हैं इसको, क्योंकि अब इसके बहुत बड़े संकेत मिल रहे हैं कि जेलेंस्की और पुतिन के बीच में मुलाकात हो सकती है। क्या ये मुलाकात होगी तो फिर आगे क्या होगा? क्या सीज फायर हम अब बहुत जल्द इसकी उम्मीद करें, या अभी ये मामला रोकने वाला नहीं है? क्योंकि ये दोनों ही तरफ से झुकाव के संकेत इनके स्टेटमेंट में कहीं मिले हैं क्या? बिल्कुल नहीं मिले। ये तो कह रहे हैं मैं झुकूंगा नहीं, और वो जब तक ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होगा ये हमारा मिलिट्री ऑपरेशन रुकेगा नहीं। अब जरा देखिए, पुतिन जेलेंस्की मुलाकात। भारत अपनी जरूरत का 85% तेल आयात करता है, ये आपको बहुत अच्छे से मालूम है। ये असल में ये मुझे लगता है आपने किसी दूसरे टेक्स्ट को यहां पे लाया है। पुतिन जेलेंस्की मुलाकात से रिलेटेड चलाइए, और ये भारत रूस से 2 से 3% कच्चा तेल खरीदता है, ये बात भी आपको मालूम है। पुतिन जेलेंस्की मुलाकात से संबंधित मैं आपको इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। ये इंफॉर्मेशन असल में आपको तेल वाले मामले में जब हमने आपको ये समझाया था कि भारत किस तरीके से लाभान्वित हो सकता है, अभी किसी टेक्निकल ग्लिच की वजह से वो आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन हम ये मुलाकात अगर इन दो चेहरों पर फोकस करें और ये जानने की कोशिश करें कि ये हो क्यों रहा है, तो जनरल सिन्हा एक बार फिर से आपके पास, क्या ये मुलाकात आपको संभव, नंबर 1 संभव दिखाई देती है? नंबर 2, ये पॉजिटिव यील्ड करने वाली मुलाकात दिखाई देती है? अपना जवाब 30 सेकंड का रखिएगा, उसके फौरन बाद अचल सर आपके पास आ रहा हूं। देखिए, मुझे ये यदि पुतिन और जेलेंस्की की मीटिंग होती है तो मुझे नहीं लगता है कोई सफलता मिलेगी। द बॉल लाइज इन द कोर्ट ऑफ मिस्टर जेलेंस्की। जेलेंस्की यदि जिद पे पड़े रहेंगे, एक जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो राष्ट्रपिता होता है। राष्ट्रपिता यदि अपनी महत्वाकांक्षा के कारण यदि पूरे यूक्रेन को बर्बादी के रास्ते पे झोंक रहा है और वो रिजिड है, रशिया का कंसर्न बहुत सही है, उसको सेफ्टी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। वो जानता है कि रूस ने किस तरह से रूस के खिलाफ अमेरिका और नाटो साजिश कर रहे हैं। जब 27 में 1997 को पैक्ट हुआ था साइन कि कोई ईस्टवर्ड एक्सपेंशन नहीं होगा, नाटो ने क्यों किया? ये तो इंटरनेशनल ट्रीटी का उल्लंघन है। ठीक है, तो ठीक है। आपने ये कहा कि अगर मुलाकात होती भी है तो कोई सकारात्मक नतीजा नहीं निकलेगा। मुलाकात अभी संभव दिखाई दे रही है कि अभी के हालात में, दोनों तरफ के बयानों की पृष्ठभूमि में? अचल सर। दिनेश, देखिए, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का गोल्डन प्रिंसिपल है, अगर हेड ऑफ स्टेट तक बात आती है और हेड ऑफ स्टेट की मीटिंग होती है तो उससे पहले सब जो बातें होती है ऑलरेडी तय हो चुकी होती है। उससे पहले डेलीगेशन लेवल बात होती है, फॉरेन मिनिस्टर्स मिलते हैं, तो एक समझौता है, एक अंडरस्टैंडिंग पहले से बन चुकी होती है, और अक्सर फिर हेड ऑफ स्टेट मिलते हैं और उस मीटिंग में जो भी अंडरस्टैंडिंग होती है उसको फॉर्मलाइज करते हैं। अनलेस कोई लास्ट मिनट पे जाके कोई दो पार्टीज में से एक पार्टी एक कोई नई कंडीशंस रख दे या अपने जो पहले अंडरस्टैंडिंग है उससे अलग हट जाए, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये अगर मिलेंगे तो तभी मिलेंगे जब इनके बीच में कोई ऑलरेडी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी, कोई कॉम्प्रोमाइज फार्मूला निकल चुका होगा, और फिर वो मिलेंगे और उस जो भी डॉक्यूमेंट होगा, एग्रीमेंट होगा, उसके ऊपर हस्ताक्षर किए जाएंगे। अब उसके कंटेंट्स क्या है ये कहना मुश्किल है।
जो खबरें लेकिन आ रही हैं, आप जो कह रहे हैं सर 15 कि दोनों तरफ चीजें फॉर्मुलेट हो चुकी होंगी, केवल दस्तखत जैसी नौबत आएगी तब तो मैं ये जानना चाहता मीटिंग होगी, राइट। तो सर तो अभी ये जो बातें आ रही हैं कि मीटिंग होनी तय दिखाई दे रही है आगे, तो क्या पहले जो इसके पहले एंटीलिया में मीटिंग हुई, कई राउंड्स की और दूसरी जगहों पर मीटिंग हुई, बेलारूस में मीटिंग हुई, क्या इन सब का ये इन सब का निचोड़ है क्या, और वहां से कोई सक्सेस मिलती नजर आ रही है क्रमवार रूप से, या आपको लगता है ऑल ऑफ अ सडन कोई ब्रेक थ्रू हुआ है? नहीं, ऑल ऑफ ए सडन तो नहीं। अभी जो रिपोर्ट्स थी, अब मालूम नहीं कितनी सही है, उसमें ऐसा है कि कोई 15 पॉइंट डॉक्यूमेंट है और जेलेंस्की जो नेटो को लेके जो न्यूट्रलिटी की बात है उसके लिए वो ऑलरेडी एग्री कर चुके हैं। तो जब तक वो कहीं ड्राफ्ट कहीं से सामने नहीं आता तो ये कहना मुश्किल है, बट जरूर डेफिनेटली जो डेलीगेशन लेवल पे बातचीत हो रही थी बेलारूस और इसके बॉर्डर पे, वो तो ज्यादातर ऑपरेशनल पॉइंट्स को लेके हो रही थी कि ह्यूमन कॉरिडोर बनना चाहिए, यहाँ को सस्पेंड करना चाहिए। लेकिन जो दूसरी बातें हो रही हैं उसपे असली मुद्दों पे आया जा रहा है, उस पे असली मुद्दे और वो इन्फॉर्मेशन जो मैं आपके साथ साझा करना चाह रहा था वो आपको इस वक्त आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। ये बहुत बड़ी खबर है। अगर ये बातचीत होती है तो निश्चित रूप से ये अहमियत रखती है, लेकिन ये बातचीत होगी क्या, और उसके लिए क्या ये 15 बिंदुओं का कोई समझौता पत्र जो है वो दोनों तरफ से फाइनल किया जा चुका है जिसमें सिर्फ दस्तखत बाकी है क्या? एक अहम खबर आपको दिखाता हूं। पुतिन पर बाइडेन के बयान पर भड़का है रूस। क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा बाइडेन के सख्त अल्फाज बर्दाश्त से बाहर हो गए हैं, चिड़चिड़ेपन के शिकार हो गए लगते हैं बाइडेन। रूस ने कहा है बाइडेन ने पुतिन को कातिल, तानाशाह और शातिर ठग तो कहा ही, वॉर क्रिमिनल भी, युद्ध अपराधी भी कहा, और इस तरह के विशेषणों के चलते सख्त नाराज है क्रेमलिन। प्रवक्ता ने कहा है कि ये तो बर्दाश्त नहीं होगा। क्या ये एक बात मैं अचल सर के पास निश्चित रूप से समझने जाऊंगा कि जो एक ट्रेडिशनल डेमोक्रेसी का तकाजा कहता है कि आप बैठें, बात करें आपस में, पब्लिक के जरिए कोई मैसेज देने की एक दूसरे को कोशिश ना करें, क्या ये इस मामले में युद्ध को भड़काने वाली सबसे बड़ी गलती दिखाई दे रही है क्या, या ये दुनिया युद्ध ही चाहती है इसीलिए ये सब काम हो रहे हैं? क्योंकि ऐसा नहीं है कि परंपरागत रूप से कूटनीति का तकाजा क्या कहता है ये उन विद्वानों को पता ना हो, लेकिन एक अहम खबर इस लिहाज से देखिए कि बाइडेन वर्सेस पुतिन में वर्ल्ड वॉर का काउंटडाउन लोगों को दिखाई क्यों दे रहा है। ये दोनों बहुत शक्तिशाली देश हैं। आप जानते हैं कि हर तरीके से, रिसोर्सेस के हिसाब से, भूभाग के हिसाब से, ताकत के हिसाब से ये बहुत बड़े देश हैं। और अगर यहां पर सीधे सीधे हेड ऑफ द स्टेट एक दूसरे को लेकर ये नजरिया रख रहे हैं कि बाइडेन पुतिन के लिए वॉर क्रिमिनल, शातिर, ठग जैसे, कातिल, तानाशाह जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये रहे वो विशेषण आपके सामने। क्या बाइडेन जानबूझकर पुतिन को भड़काने के लिए ये कर रहे हैं? एक तरफ इस तरह की शब्दावली और दूसरी तरफ पेंटागन कहता है कि वो कीव पर एटॉमिक हथियार चला सकते हैं। जब एक तरफ आप भड़काने में कोई कसर छोड़ नहीं रहे हैं तो क्या आप ये चाहते हैं कि यूक्रेन जो पहले ही अखाड़ा बना हुआ है आप दोनों के अहम का, वो और रौंदा जाए और वहां बम तक गिर जाए? आज तक अमेरिका के ऊपर यह इल्जाम है कि आप दुनिया भर में शांति की बातें करते हैं, लेकिन दुनिया में पहली और आखिरी बार अगर किसी ने एटॉमिक हथियार चलाया है और दुनिया ने उसकी विभीषिका देखी है तो उसका सबसे बड़ा क्रिमिनल केवल अमेरिका है। उसके अलावा किसी ने यह गंदी नजीर दुनिया के सामने नहीं रखी है। तो क्या इसीलिए अपने साथ रूस को भी एक इस जराइम के मामले में घसीटने के लिए अमेरिका की तरफ से उकसावे की ये बातें की जा रही हैं? ये बाइडेन के बयान पर क्रेमलिन की नाराजगी मैंने आपको बताया। उधर से कहा जा रहा है कि क्या आप चिड़चिड़े हो गए, और क्या ये बाइडेन के चिड़चिड़े स्वभाव को दर्शा रहा है? मुझे तो लगता है कि इस तरीके की आलोचना भी बहुत सॉफ्ट तरीके से किया गया क्रिटिसिज्म है। ये तो इसके लिए बहुत सख्त अल्फाज रूस की तरफ से भी इस्तेमाल किए जा सकते थे। मैं जरा इसको समझना चाहता हूं अचल सर, ये क्या अमेरिका उकसाने में कोई कसर छोड़ रहा है सर? देखिए, अमेरिका का हित क्या है, हम कई बार इस बात को डिस्कस कर चुके हैं कि अमेरिका चाहता है, या अमेरिका ने जो अपनी अब तक की इन्वॉल्वमेंट्स रही हैं, चाहे इराक में रही हो, लीबिया में, अफगानिस्तान में, मुझे लगता है अमेरिका ने एक सबक सीखा है। वो ये सीखा है कि अपना एक भी बुलेट फायर किए बिना, अपना एक भी सोल्जर खोए बिना जो भी उनकी लड़ाई है उससे कैसे जीता जाए। अब इस समय उनका उद्देश्य रशिया को हर हालत में कमजोर बनाना है, और वो कमजोर बनाने की दिशा में ही काम कर रहे हैं। वो बार बार, अगर आपने बाइडेन का अभी लास्ट स्टेटमेंट सुनी हो तो किस तरह शातिराना मुस्कान के साथ वो बोल रहे थे कि आई एम गोइंग टू पनिश रशिया, और अपने लोगों से कह रहे थे देखिए आप इस बात को मान के चलिए कि ये आजकल में ये नहीं फैसला होने वाला, ये लड़ाई लंबी चलने वाली है।
और हम हर हालत में यूक्रेन का साथ देंगे। अब वो यूक्रेन के प्रधान राष्ट्रपति को अपनी संसद में बुलवाते हैं और उस पर तालियां बजाते हैं। वो बेचारा वैसे ही, उसको जरूरत क्या है और आप उसे सिर्फ सांत्वना दे रहे हैं। लेकिन मैं अब ये जानना चाहता हूं सर कि अगर ये प्रिंसिपल सुन त्सू का था, जो उसकी किताब को कोट करते हुए कहा जाता है कि बगैर एक गोली चलाए दुश्मन को जीत लो, चाइना को पिछले साल तक नंबर 1 एनिमी कोट करने वाला देश आज रूस को सबसे बड़े दुश्मन के तौर पर देख रहा है। या अमेरिका का कंफ्यूजन है या ये स्ट्रैटेजिक की गई तब्दीली है कोई, जनरल सिन्हा? पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अमेरिका का MIC मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स नहीं चाहती है कि शांति हो, क्योंकि उनका फिर धंधा कैसे चलेगा। ये वही जो आर्म्स लॉबी है जिसने जॉन एफ कैनेडी को मारा था। तीसरी बात, अमेरिका की स्ट्रेटजी है कि दुश्मन को परास्त करो, रूस को इस दलदल में फंसा दो और दूसरे के कंधे से फायर करो और वो अपना रिसोर्सेज अपना, और इकोनॉमिकली भी देखिए अमेरिका कितना ऑफेंसिव हो रहा है। कहा जा रहा है कि पुतिन का जितना भी एसेट्स है विदेश में $100 बिलियन का, उसको फ्रीज करने की कोशिश कर रहा है। जितने ओलिगार्क्स हैं अमेरिका ये रूस के, उनको परेशानी में डालने की कोशिश कर रहा है। तो धीरे धीरे वो नट जो है, स्क्रू जो है वो टाइटन कर रहा है ताकि रूस बहुत कमजोर पड़ जाए। ये और उसका तो कुछ जा नहीं रहा, वो तो सेफ वहां बैठा हुआ है। तो आप ये समझिए कि ये जंग इतना जल्दी, और ये भड़काने का क्या मतलब हुआ। देखिए, एक हेड ऑफ द स्टेट दूसरा हेड ऑफ द स्टेट के को एड्रेस करे तो एक शब्दों की मर्यादा होती है। बिल्कुल, आप इस तरह से मतलब बिलो द बेल्ट नहीं हिट कर सकते। बिल्कुल, इसका मतलब आप उकसा रहे हैं, इसका मतलब आप चाहते नहीं कि यूक्रेन में शांति हो, इसका मतलब है आपका कुछ अल्टीरियर मोटिव है। तो आप UNSC के परमानेंट मेंबर हो, आप शांति नहीं चाहते हो, ये सब प्रश्न उठता है। लेकिन अब सवाल ये है सर कि क्या ये बात भांपी जा रही है, रूस की तरफ से भांपी जा रही है? क्या यूक्रेन इस बात को समझ रहा है कि किस तरीके से उसको उकसाकर, किस तरीके से उसको इस चाल में फंसाकर रूस को कमजोर करने के लिए लड़ाई लड़ी गई, लेकिन ये पूरा अखाड़ा बना दिया गया, यूक्रेन को तबाह हो गया यूक्रेन? क्या कम से कम वहां के वो लोग जो जेलेंस्की को अपने हीरो के तौर पर देखते हैं, उनको ये बात समझ में आ रही है सर? अचल सर, मुझे लगता है, अचल सर से सवाल है सर, आता हूं आपको। नहीं दिनेश, मुझे लगता है कि जेलेंस्की को तो ये बात अच्छे से समझ में आ गई है और वो ओपनली पब्लिकली इस बारे में वो कई बार बात कर चुके हैं और उन्होंने पब्लिक फोरम से उनकी जब पार्लियामेंट को संबोधित किया है, हर जगह उन्होंने कहा कि देखिए आप हमें हर तरह से मदद कीजिए, ये आप जो कर रहे हैं वो कम है। और लेकिन चूंकि वो ये इस बात को समझ चुके हैं कि नाटो ने मन बना लिया है कि उन्होंने अपनी फोर्सेस नहीं भेजनी है और वो चीजें कर रहे हैं जिसका इमीडिएट फायदा उक्रेन को नहीं है। उक्रेन एवरी डे बाय आवर बाय मिनट उस पर जो डिस्ट्रक्शन हो रही है, सालों साल लगेंगे उसे रिस्टोर करने में। और मुझे लगता है कि ये बात अगर उनके दिमाग में और घर कर जाती है तो फिर कोई वाया मीडिया निकालकर वो भी चाहेंगे। समझदारी तो यही है कि वो कोई वाया मीडिया निकाले और इस बात पे समझौता करें, इस तरह का समझौता करें कि वो विन विन सिचुएशन हो जाए। लेकिन रशिया ने भी मन बना लिया है कि अब हम इतना आगे तो पीछे हटने का सवाल नहीं है। और रशिया ने भी नाटो की लिमिटेशंस को भांप लिया है कि नाटो 10 पार एंड नो फर्दर की पॉलिसी बना के चल रहा है, इससे आगे वो नहीं चलेगा। और रशिया उसके किसी भी उकसाने या भड़काने के ऊपर कुछ ऐसा नहीं करने वाला कि दुनिया उसे वर्ल्ड वॉर की जो है जिम्मेदारी उसके ऊपर ठहराए। राइट, फिर वो प्रोवोकेशन ये है कौन बाइट कर रहा है। अब देखिए कौन उकसाता है और कौन उसके बहकावे में आता है। ये बात जॉर्जिया में भी हुई थी 2008 में। मुझे नहीं लगता रशिया इसे रिपीट होने देगा। रशिया प्रोवोक नहीं होगा, लेकिन प्रोवोकेशन में कोई कमी अमेरिका की तरफ से छोड़ी नहीं जा रही। और ऐसा क्यों किया जा रहा है? मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स नहीं चाहता कि शांति हो, ये इस वार्ता का अभी तक का निचोड़। और संजय भारद्वाज जी के पास जाऊं उससे पहले एक अहम खबर आपको बता दूं, कीव के रिहायशी इलाके में रूस अभी भी गिरा रहा है बॉम्ब। कीव के रिहायशी इलाके में अभी भी गिराए जा रहे हैं बॉम्ब। सुबह सुबह कीव पर हमले में 1 की मौत, 4 जख्मी। रिहायशी कॉलोनी में रूस ने किया था मिसाइल से अटैक। इन जगहों पर रिहायशी इलाकों में ज्यादातर कहा जा रहा है अब वो लोग बचे हैं जो यूक्रेन के राष्ट्रपति के आह्वान पर अपने हाथों में या तो क्लाशनिकोव थाम चुके हैं या फिर उनके हाथों में अब वो कॉकटेल पेट्रोल बॉम्ब्स हैं जो वहां के
आर्मर्ड व्हीकल्स को यूक्रेन के आर्टिलरीज को निशाना बना रहे हैं। और इसीलिए अब ये जो रिहायशी इमारतें हैं यहां पर भी रूस की तरफ से लगातार इनको टारगेट किया जा रहा है। संजय भारद्वाज जी, क्या संजय भारद्वाज जी मेरे साथ जुड़ गए हैं? ये इंश्योर कीजिए कि उनसे मैं बातचीत कर पाऊं। और अहम खबर एक दूसरी भी देख लीजिए, थोड़ी ही देर में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की शी जिनपिंग से होगी बात। ये बहुत अहम खबर, शी जिनपिंग के साथ बाइडेन की बात, कमाल है। अब ये बात होगी तो क्या मुद्दा होगा? वो शी जिनपिंग जिनसे अमेरिका हद तक नफरत करता रहा, क्या वो पूरे डायनेमिक्स ट्रंप के जाते और बाइडेन के आते ही बदल गए? संजय भारद्वाज जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? सर प्लीज गो अहेड। नहीं, सॉरी, कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन अगेन? दिनेश जी, बाइडेन और शी जिनपिंग मुलाकात करने वाले हैं भारतीय समय के मुताबिक कुछ ही देर में 6:30 बजे का ये वक्त बताया जा रहा है। बहुत बड़ा दिनेश जी, ये बहुत बड़ा अपना सवाल है। देखिए जिस तरीके से, लेकिन जो बाइडेन जिस लेवल पे, जिस टर्म्स पे शी जिनपिंग से बात करना चाह रहे हैं, वो मुझे ठीक टोन नहीं लगता है। वो एक्चुअली एक थ्रेटनिंग मीटिंग करना चाह रहे हैं कि आप जिस तरीके से रशिया को साइलेंटली सपोर्ट कर रहे हैं, कि आप उनको ना इन्वेजन वर्ड यूज कर रहे हैं, और जिस तरीके से जो सैंक्शंस लगे हुए हैं रशिया पे, उनको नॉर्मल करने के लिए, माइल्ड करने के लिए आप रशिया को सपोर्ट कर रहे हैं और वेपन की सपोर्ट करते हैं, तो इसके लिए चाइना के लिए ये बहुत बड़े कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। इसके बहुत बड़े एक उनको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि चाइना भी इस बारे में बहुत सतर्क है 2-3 बात को लेके, कि ये मुझे लग रहा है कि ये लड़ाई धीरे धीरे यूरेशिया से इंडो पैसिफिक की तरफ धीरे धीरे शिफ्ट हो रही है। ये तो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं सर आप। ताइवान में और साउथ चाइना सी में अपनी फोर्सेस को चाइना मोबिलाइज करना शुरू कर दिया है। और ये जो मलक्का स्टेट है वो बहुत ही स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जो टोन में बाइडेन बात कर रहे हैं, जिस तरीके से रशिया के साथ, क्या ये लड़ाई ये अब उससे आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है? क्या ये इस लड़ाई का दायरा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? अगर ये वर्ल्ड वॉर की तरफ नहीं जा रही है तो भी क्या इसका दायरा बढ़ता दिखाई दे रहा है? जल्दी से रिएक्शन लूंगा, 20-20 सेकंड का आंचल सर और सिन्हा सर का। आंचल सर। जी हाँ, देखिए इंडो पैसिफिक रीजन जो है वो तो पहले से ही काफी चर्चा का विषय बना हुआ है, और अमेरिका इस बात को मान के चलता है कि उस रीजन में चाइना का बहुत बड़ा खतरा है। उसी को लेकर उसने क्वाड की संरचना भी करी है और भारत को भी उसमें इन्वॉल्व किया है। ये साइड बाय साइड जो यूरेशिया का मामला, यूक्रेन का मामला, शायद एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी जल्दी और इस तेजी के साथ फैलेगा। तो आप कह सकते हैं कि 2 पैरेलल स्ट्रीम्स चल रही हैं। अब जो बाइडेन चाइना के प्रेसिडेंट से क्या कहते हैं, क्या वो उससे वो रिक्वेस्ट करेंगे या परसुएट करेंगे कि अपना इन्फ्लुएंस यूज करिए रशिया के ऊपर और इस मामले को दबाइए, या फिर अपनी ग्लोबल लीडरशिप को रीइस्टैब्लिश करने के लिए वो चाइना को भी धमकाएंगे कि देखिए आपके भी आपका भी अंजाम बहुत बुरा होगा, जैसे हमने रशिया को क्रिपल कर दिया है ऐसे हम आपको भी नहीं छोड़ेंगे। ये क्या होगा सर बातचीत का मसौदा तरीका, जेस्चरिंग, पोस्चरिंग क्या होगी? किस माइंडसेट के साथ दोनों बातचीत करेंगे? जनरल सिन्हा, आपका अंदाजा। देखिए, किसी भी नेगोशिएटिंग टेबल पे पहली बात होती है कि पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे कौन है और ग्राउंड जीरो पे मिलिटरीली कौन मजबूत है। ये दोनों फैक्टर डिक्टेट करते हैं कि कौन गिव कौन लेगा, फायदे में रहेगा, कौन घाटे में रहेगा। तो यूक्रेन तो कमजोर विकेट पे है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो यूक्रेन को तो समझौता करना पड़ेगा। देखिए, धृतराष्ट्र ने पुत्र मोह में पूरा कौरव फैमिली को बर्बाद कर दिया। मुझे लगता है प्रेसिडेंट जेलेंस्की अपने महत्वाकांक्षा, पॉलिटिकल महत्वाकांक्षा के कारण वो पूरे यूक्रेन को बर्बाद कर रहे हैं। उनको अपनी महत्वाकांक्षा से समझौता करके शांति का प्रयास करना चाहिए, ताकि वो अपना कंधा देना छोड़ दें नाटो और अमेरिका के लिए, उसका अपना कंधा विड्रॉ कर लें। वही उनका राष्ट्र धर्म है, तो राष्ट्र धर्म का काम करेंगे। ये राष्ट्र धर्म क्या निभाया जाएगा? और ये अंदेशा आपको क्यों लग रहा है? अमेरिका क्या अपने लिए अभी साउथ चाइना सी में या ताइवान की तरफ एक और फ्रंट खोलना, बेशक इधर यूक्रेन में उसका एक्टिव इन्वॉल्वमेंट नहीं है बयानबाजी से ज्यादा, लेकिन क्या उस तरफ भी एक और फ्रंट खोलना अफोर्ड कर सकता है? संजय भारद्वाज जी, आपको क्यों लग रहा था ऐसा?
बिल्कुल, देखिए मैं ये स्ट्रेटेजिकली ये बहुत राइट मूव नहीं होगा अमेरिका की तरफ से भी इस वक्त ताइवान की तरफ फ्रंट खोलना, और मैं ये भी कहूंगा कि रशिया के लिए भी नाटो के किसी देश पर इस वक्त स्ट्राइक करना स्ट्रेटेजिकली रशिया के लिए भी ठीक नहीं होगा। लेकिन आप ये बात देखिए कि रशिया क्या इंडिकेट कर रहा है कि कहीं पर भी ये रशिया, चाइना, अमेरिका, बाइडेन कहीं पर भी एक डायलॉग और एक समझौते की बात जेलेंस्की और पुतिन के बीच नहीं करना चाहता, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि रशिया यूक्रेन में फंसा रहे और यूक्रेन में ही जिस दल में और सपोर्ट कर रहा है धीरे धीरे। तो मेरा एकदम अंदेशा है, लेकिन जिस तरीके का माहौल अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पे बन रहा है वो मुझे ठीक नहीं लगे, उसके सिंबल इंडिकेशन ठीक नहीं लग रहे हैं। बाइडेन इसके लिए स्थितियां ऐसी बनी हुई हैं, और ये मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के चलते अगर हो रहा है तो फिर तो कई जगह फ्रंट खुले, उतनी दुकानें खुलेंगी, उतने उनके हथियार बिकेंगे। एक और अहम खबर देखिए, यूक्रेन से आया एक हैरत अंगेज वीडियो। अचानक चलती ट्रेन के सामने आए रूस के टैंक्स के सामने आने की वजह से ट्रेन रुकी, और अभी सप्लाई लाइंस के बारे में, ट्रेन ट्रैक्स के बारे में जो जानकारी आपको दे रहे थे जनरल सिन्हा, क्या यहां इन तस्वीरों को उससे कोरिलेट किया जा सकता है सिन्हा सर? एकदम देखिए, ये मतलब रशियन टैंक्स का रेल लाइन पे आना, इसका मतलब है कि जो मैं बात कह रहा हूं कि जिस तीव्र गति से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो गति नहीं थी रशियन ट्रूप्स को। तो रशियन ट्रूप्स का रेलवे लाइन पे आना, इसके दो माने हैं। क्या वो जो रेल लाइन है वो क्या रशियन आर्मी इस्तेमाल कर रही है, उस रेल लाइन को सुरक्षित रखना चाहती है, क्योंकि डिफेंस मिनिस्ट्री यूक्रेन ने कहा है कि जो भी सप्लाई लाइन है रूस का, डिस्ट्रॉय या डिटेन, या तो बर्बाद कर दो या रोको। तो ये जो वॉर गेमिंग हो रही है उसका हम ये तस्वीर जो सामने देख रहे हैं। मैं आप तीनों का ही बहुत धन्यवाद करूंगा सर, आप तीनों ने वक्त निकाला, एनालिसिस, महत्वपूर्ण इंसाइट्स के साथ आप शामिल हुए। आपको एक बार फिर से बता दूं, बधाई दे दूं। सबसे पहले तो होली की शुभकामनाएं आपको और हमारे तमाम दर्शकों को। TV9 भारतवर्ष वॉर कवरेज में नंबर 1, हर एक न्यूज ऑस्पेक्ट में नंबर 1, और ये हुआ है रेटिंग्स में नंबर 1। औपचारिक रूप से आखिरकार आपने मोहर लगाकर साबित कर दिया कि आपकी पसंद TV9 भारतवर्ष है। इसके लिए तमाम दर्शकों का तहे दिल से एक बार फिर से शुक्रिया, और होली की एक बार फिर से आप सबको बहुत शुभकामनाएं। और इससे पहले कि आपसे विदा लूं, इस शो में आपको एक अहम खबर बताता हूं। रूस के डिप्लोमेट्स पर बुल्गारिया का एक्शन। बुल्गारिया ने रूस के 10 डिप्लोमेट्स को निकाला। 72 घंटे के भीतर बुल्गारिया छोड़ने का अल्टीमेटम।